बिहार में शिक्षा का बहुत महत्व है, आज नहीं हमेशा से रहा है। आर्थिक स्थिति जो हो, सरकारी स्कूल वाले से लेके बढ़िया कोचिंग तक जाने वाले तक सब शिक्षा का महत्व समझते हैं। पॉलिटिकल स्पेस जो है बिहार का, उसमें कम शिक्षा वाले लोग चूंकि हावी दिखते हैं, इसलिए एक मार्केट में छवि बन जाती है कि बिहार का जो भी है वो कम पढ़ा लिखा है या उस तरह का उसका पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है। नीतीश कुमार जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। पिछले 20 साल में बिहार जहां था और जहां है उसमें अमूलचूल परिवर्तन है। वो बच्चियों को साइकिल देके, फ्री एजुकेशन देके उनको घर से बाहर निकालने की बात हो, या बाद में उनको रोजगार में रिजर्वेशन देने की बात हो, हर एक स्तर पे नीतीश कुमार जी ने बड़ा काम किया है, हर एक क्षेत्र में काम किया है। कि जब बिहार ने एक ऐसा कालखंड देखा जब डॉक्टरों की चोरी की हुई गाड़ी सीएम आवास से बरामद होने लगी, अपहरण के बाद रैंसम का सेटलमेंट मुख्यमंत्री खुद बैठ के अपने लॉन में करने लगे कि लड़का लोग उठा लिया है, अरे कुछ दे दीजिए। जो लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, जो नए युवा रोजगार ढूंढने के लिए घर से निकल रहे हैं, उनकी आबादी करीबन 20 लाख है जी। और पूरे बिहार सरकार में चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक जितने पद हैं सबको जोड़ लिया जाए तो 23 लाख पद हैं। तो क्या ये 23 लाख पदों में 20 लाख युवा हर एक साल समायोजित हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो ये जो पूरी लड़ाई चल रही है कि सबको सरकारी रोजगार दे दो, ये तो बच्चा भी बताएगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोग समझते हैं कि हम आरक्षण विरोधी हैं। मैं कहता हूं 100% आरक्षण दे दो, तब भी पॉसिबल नहीं है ना, तब भी पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है ऋतुराज सिन्हा सर। और इनके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में तो आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इस वक्त भाजपा के बहुत बड़े नेता भी हैं। लेकिन उससे पहले भाजपा और ये सब पॉलिटिक्स से, हार्वर्ड से पढ़ा लिखा नेता, कैसा लगता है सुनने में? बिहार के लिए थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करूं। आदत नहीं है सर, सोफिस्टिकेटेड लोग यहाँ का। देखिए यहाँ जो बोली है, भाषा है, कि पहले आप ये बताइए सर कि एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है राजनीति में सर? नमस्कार। का है भोजपुरिया भाषी हार्वर्ड ना जा सके? एकदम जा सकेला, एकदम जा सकेला। तो आई डोंट थिंक शिक्षा डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शिक्षा की कमी शायद हो सकती है, पर अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए तो उसमें बुरा क्या है? और मुझे लगता है कि पढ़ाई आपकी जहाँ से भी हो, पटना यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज हो या कॉमर्स कॉलेज हो, या पटना में विभिन्न ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग देश दुनिया चलाएं। तो कहीं से पढ़ाई होनी चाहिए। शिक्षित व्यक्ति जब आता है सामाजिक कार्य में तो एक विजन लेके आता है, एक सोच लेके आता है, एक दृष्टिकोण लेके आता है, और वो समाज में कुछ सकारात्मक काम कर पाता है। बस इतना है। पर मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। मैंने ये पूछ लिया इसलिए ब्लंटली क्योंकि ऐसा बिहार में एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। एक आईटी सेल कुछ पार्टियों का है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनको ये लगता है कि भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा मतलब बिहार के रूट को नहीं समझता, बिहार के कल्चर को नहीं समझता। देखिए, परसेप्शन का खेल है। मतलब ये तो वही बेतुकी बात हो गई कि जो अनपढ़ है वो बिहारी है और जो पढ़ा लिखा है वो बिहार की समझ नहीं रखता है। मतलब इससे ज़्यादा तर्कहीन बात क्या हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। मतलब ये सच्चिदानंद सिन्हा जी का धरती है, ये राजेंद्र बाबू जैसे लोगों की धरती है, ये श्री बाबू जैसे लोगों की धरती है, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी जैसे लोगों की धरती है, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जो उस जमाने में चले गए थे सैन फ्रांसिस्को पढ़ने लिखने के लिए, ऐसे लोगों की धरती है।
तो बिहार को अशिक्षित वही समझ सकता है जो बिहार को मात्र 90 के दशक से जोड़ के समझता है और बिहार के हजारों साल के इतिहास से गैर वाकिफ है। मैंने पहले ही बोला कि मैं बड़ा जानते हैं दर्शक मेरे कि रामधारी सिंह दिनकर जी को मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ, और कृष्ण की चेतावनी तो मेरा वन ऑफ फेवरेट रहा है सर। उसमें एक जो लाइन था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विशीन विनीत सरल हो। ये जो एक माइंडसेट है कि नहीं बिहार को अनपढ़ ही बनाना है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिहार की इमेज बन गई है, ये इमेज इशू है, ये सच्चाई से दूर है। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा जोर हमारे घरों में, एक बिहारी के परिवार में जितना जोर पढ़ाई पे होता है शायद अन्य राज्य में हो। बिल्कुल सही। किसान का बेटा हो, पंचायत में हो, सरकारी स्कूल में जाने वाला हो, लेकिन माँ बोलती है ये कि बउआ पढ़ा लिखा, पढ़ा बउआ, पढ़ाई जरूरी बात। अनपढ़ माँ भी यही बोलती है। और आज तो हमारी माएँ जो है शिक्षित हो गई हैं, पढ़ी लिखी हैं माताएं। तो बिहार में शिक्षा का बहुत महत्व है, आज नहीं हमेशा से रहा है। आर्थिक स्थिति जो हो, सरकारी स्कूल वाले से लेके बढ़िया कोचिंग तक जाने वाले तक सब शिक्षा का महत्व समझते हैं। पॉलिटिकल स्पेस जो है बिहार का, उसमें कम शिक्षा वाले लोग चूंकि हावी दिखते हैं, इसलिए एक मार्केट में छवि बन जाती है कि बिहार का जो भी है वो कम पढ़ा लिखा है या उस तरह का उसका पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है। आप किसी घर और किसी गांव या किसी किसी पंचायत, किसी प्रखंड में जाके पूछ लो, अगर आप किसी आम आदमी के घर में पूछो, जात धर्म छोड़ के उसके घर में जाके आप बैठ जाओ, शाम को देख लो बच्चों को कतार से बैठा के जो है माँ पढ़ाती रहती है। बाबूजी जो है घर में आने से पहले सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आज क्या हुआ। तो शिक्षा का संस्कार बिहार में क्या रहा है, इसको कंफ्यूज हमारे राजनेताओं के चेहरों से मत करिए। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का कहीं एजेंडा ही तो नहीं है कि जितना अनपढ़ रखेंगे उतना बेटर कर सकते हैं हम। देखिए, आप राजद की अगर बात कर रहे हैं, और मैं खुल के बोलता हूं, बिल्कुल उसी पार्टी की बात स्पष्ट रखता हूं, लालू जी का संघर्ष आप देखिए। लालू जी गोपालगंज से उठ के पटना आए, काहे? शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए नेता बनने नहीं आए थे, शिक्षा के लिए आए थे ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। और फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जेपी आंदोलन ने उनके जीवन को एक दिशा दे दी। आए थे तो शिक्षा करने, पढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो लालू जी का संघर्ष और उनका जीवन सबके लिए एक प्रेरक चीज है। लेकिन समस्या ये आई कि उनकी अगली पीढ़ियों ने सब सुविधा होने के बावजूद शिक्षा पे जो जोर देनी चाहिए थी, जो वातावरण बनना चाहिए था, शायद नहीं बना। तो सब सहूलियत होने के बावजूद कुछ ने डिग्री ली जो कि फर्जी डिग्री है, एक दिन भी डॉक्टरी का प्रैक्टिस नहीं हो पाया। और कुछ लोगों ने डिग्री लेने को ही महत्व नहीं समझा, वो जो है हाई स्कूल में ही निकल गए। तो लालू जी के परिवार की बात कह रहा हूं, आज मजबूरी उनकी हो गई है कि वो उस बात को लेके चले, क्योंकि अगर उनके पास पटना यूनिवर्सिटी की टॉपर की डिग्री होती तो वो उसकी बात करते हैं कि भाई हमारा लड़का जो है टॉपर है, हमारा लड़का इंजीनियर है, उस तरह से लेके वो पूरे नैरेटिव को बनाते। अब अगर चूंकि नहीं है उस तरह का बैकग्राउंड उनका, तो वो नैरेटिव उल्टा अपने सहूलियत से ही बनाएंगे, तो स्वाभाविक बात है। ऋतुराज सर, जब आप इतने एजुकेटेड हैं, आपका एक विचार जो भी है, आपने भाजपा के विचार को क्यों अपनाया राजनीति में? मतलब इतनी पार्टियां, मैं थोड़ा इसको अलग ढंग से समझना चाहता हूं कि ऋतुराज सर ने बीजेपी की आइडियोलॉजी में ऐसा क्या देखा कि अपने आप को उसकी तरफ अट्रैक्ट पाया? देखिए, ये बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस, जो कुछ चीजें जीवन में आदमी सोच के करता है और कुछ चीजें हो जाती है। मुझे ध्यान नहीं आता कि कब मैंने डिसाइड किया कि पॉलिटिक्स में जाना है, कब डिसाइड किया कि कौन सी विचारधारा सही रहेगी, और कब डिसाइड, ऐसा कभी जीवन में आया ही नहीं। क्योंकि हमारे बाबा जो है संघ से जुड़े रहे, यहीं
बिहार असेंबली में नौकरी करते थे जी। हमारा परिवार भोजपुर जिले से है, आरा के पास संदेश विधानसभा क्षेत्र में बहियारा गांव हुआ हमारा। तो बाबा ने शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद जो है वो यहाँ बिहार असेंबली में उनको रोजगार मिला, वो आए, संघ से जुड़े रहे। पिताजी उनको देखते देखते विचार परिवार से जुड़े, फिर जेपी आंदोलन में जुड़े, फिर जेपी आंदोलन से भाजपा से दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ भी उन्होंने कुछ समय बिताया। फिर होते होते अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, गोविंदाचार्य जी, और ऐसे होते होते उनकी जीवन यात्रा चली। उन्होंने पार्टी में भी काम किया, अपना व्यवसाय भी किया। हम लोग भी उसी तरह से जब बच्चे थे तो घर का यही आलम था कि जहां हम अभी बैठे हैं इस घर में अटल जी भी आ चुके हैं जी, यहाँ पे नानाजी देशमुख भी आ चुके हैं। तो हम लोग को तो समझ में नहीं आता था। वो रीतमरा जी आती थी, उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, 10 साल 12 साल के होंगे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय दरी बिछाना होता था, चाहे मसनद पहले आता था टेंट हाउस से, तो मसनद दीवार के साइड में लगाया, लोग बैठे, पानी चलाया। तो ऐसे ही देखते देखते होते 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 जीवन में जो राष्ट्रवादी विचारधारा, हिंदूवादी विचारधारा, वो कुछ डीएनए से आई और कुछ अपने वातावरण से आई, और बस होते होते चीजें चली गई। कभी बैठ के सोचा नहीं कि ये सही या गलत। यही विचार है जिसमें पले बढ़े हैं। तो ये मेरे लिए एज नेचुरल है जैसा मेरे शरीर का कोई अंग हो। दो तरह की विचारधारा है और दोनों विचारधारा बिहार को आने वाले समय में इम्पैक्ट करेंगे। एक नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विचारधारा है कि वो 2047 में भारत को विश्वगुरु देखना चाहते हैं। एक फुलवारी शरीफ से भी डॉक्यूमेंट लीक हुआ पीएफआई का, हालांकि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने बैन किया, लेकिन पहली बार भारत को यह भी पता चला कि 2047 का एक और विचारधारा भी है जिसको शेल्टर किया गया, जिसको प्रोटेक्ट किया गया यहाँ के पॉलिटिशियंस के द्वारा भी, ऑब्वियसली कारण वोट ही रहा होगा। ये मुझे लगता है कि थोड़ा इसको डीपली समझना पड़ेगा जी। भारतीय मूल विचार, राष्ट्रवाद का विचार, हिंदुत्व का विचार, जिसको बाद में कुछ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और फिर दीनदयाल उपाध्याय जी ने विस्तार से एकात्म मानववाद के नाम से उसको समझाया। ये इंडियन फिलॉसफी है, ये इंडियन सोच है। हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे इतिहास से जुड़ी सोच है कि देश कैसा हो, समाज कैसा हो, हमारी प्रगति के क्या आयाम हो। कम्युनिज्म जो है ये बाहरी विचार है, ये बोरोड सोच है। वेस्टर्न कैपिटलिज्म जो है ये बाहरी विचार है। समाजवाद भी, सोशलिज्म, बाहरी विचार है। तो जो लोग इस देश में बाहरी विचार के समर्थक हैं, मुझे लगता है कि वो इस देश की बुद्धिमत्ता और इस देश के इतिहास को उतना क्रेडिट नहीं देते जितना देना चाहिए। ये देश वो देश है जिसने दुनिया को डेमोक्रेसी दी। ये बिहार की धरती, हाँ, बिहार की धरती नहीं। ये देश वो देश है जिसने दुनिया को शिक्षा का महत्व समझाया। ये देश वो देश है जिसमें ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमको दुनिया को बताने की जरूरत है, ना कि दुनिया से सीखने की। दुनिया से सीखने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। पर मैं ये कह रहा हूं कि हमको अपने पुरखों की दी हुई चीजों को भी ध्यान से देखना चाहिए। क्या होता है कि अपने घर की चीजें अच्छी नहीं लगती, बाहर की चीजों में ज्यादा चकाचौंध दिखती है। सो आई एम अ फर्म बिलीवर कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये जो बाहरी विचार है, इसके सामने एक हमारा राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी और जो इकोनॉमिक एजेंडा है, अंत्योदय से लिंक्ड, हमारा जो एजेंडा है ये स्वदेशी एजेंडा है और ये एजेंडा ही इस देश का उत्थान कर सकता है। बची बात दूसरी, जैसे पॉलिटिकल थॉट में ये डिफरेंस मुझे लगता है, वैसे ही मुझे लगता है देश की जो सबसे बड़ी चैलेंज हमको समझनी होगी वो है
सामाजिक स्तर पे, नॉन पॉलिटिकल बोल रहा हूं, विस्तारवादी क्रिश्चियनिटी और कट्टरवादी इस्लाम। डेमोग्राफी चेंज जो मोदी जी लाल किला से बोल रहे हैं। डेमोग्राफी नहीं, मैं सोसाइटल वैल्यूज की बात कर रहा हूं। संख्या पे आएंगे। विस्तारवादी क्रिश्चियनिटी कैथलिक हैं इस देश में। मैंने बहुत नॉर्थ ईस्ट में काम किया, बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है, उनका सबका स्वागत है। मूलतः ये सब हिंदू ही थे, बाद में तब्दील हुए, क्रिश्चियनिटी को अपनाया। उनकी स्वेच्छा है जिसपे किसी को कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। परंतु कन्वर्जन क्या सही है और प्रलोभन देके कन्वर्जन क्या सही है? किसी को शिक्षा का प्रलोभन देके, किसी को घर का प्रलोभन देके, किसी को, हिंदू तो नहीं जाता क्रिश्चियन को हिंदू बनाने के लिए, हिंदू तो नहीं जाता किसी दूसरे धर्म को हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए। पर क्या हमको बैठ के देखते रहना चाहिए अगर हमारे गरीब गुरबा को मिसगाइड करके कन्वर्ट कराया जा रहा है? ये एक चिंता का विषय है। उसी तरह कट्टरवादी इस्लाम, मैं अब्दुल कलाम जी का फैन हूं। हमारे महामहिम गवर्नर बिहार में है, मैं फैन हूं उनका, तो मैं फैन हूं, है ना। मुझे इस्लाम और कई मुसलमान जो बड़े नेता हुए हैं इस देश में, बड़े लोग हुए हैं, उनसे कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि जब इसको कट्टरवादी स्वरूप हम देते हैं। मेरा एक बहुत छोटा सा मानना है, कट्टरवादी स्वरूप क्या होता है? कट्टर किसको बोलते हैं? कट्टरवादी एक भावना है। जब आपकी प्राथमिकता ऐसी बन जाती है कि आप दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते, तो वो कट्टरवाद है। आप निकालिए ताजिया, आप निकालिए जुलूस, हर एक अपना पर्व धर्म मनाए, उसमें हमको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन रामनवमी का जुलूस आपके यहां ना निकले, ये प्रॉब्लम है। अगर बहुत अच्छे से किसी ने, शायद योगी जी ने बात कही कि अगर एक मुसलमानों के 100 घर के बीच में जिस दिन एक हिंदू परिवार, एक परिवार अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित और सेफ मानेगा, उस दिन हम पूरी तरह असिमिलेट हो जाएंगे। पर ये जो वातावरण है कि दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरे को भगाना और फिर बोलना कि हिंदू असहिष्णु है, वो टॉलरेंट नहीं है। अब मैं आता हूं सर, जो आपने कहा कि दूसरे के भाव और रिस्पेक्ट को, पहले आया चौकीदार चोर, उसके बाद आया वोट चोर। यह भी एक वही सोच है सर कि हम जो कह रहे हैं वो मानो। ईवीएम खराब है, नहीं चला, कोई बात नहीं। फिर हम कहेंगे कि राफेल में तुमने चोरी किया, तुम चौकीदार हो, चौकीदार चोर हो, डायरेक्ट अटैक होता है। वोट चोर के नाम पर आते आते मां तक पहुंच जाते हैं डायरेक्ट चोर। यानी जो डेमोक्रेसी में एक संवाद का ये था, वो खत्म हो रहा है। और अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। फिर देखिए, इंग्लिश में कहेंगे इसको शूट एंड स्कूट, हिंदी में कहेंगे ढेला फेंको और भागो। राहुल गांधी का मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, तो वो एक फेक नैरेटिव के आधार पे अपनी राजनीति खींचने का प्रयास लगातार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत मैच्योर है। जब भी उन्होंने कहा कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, जब भी उन्होंने कहा कि 370 कोई माई का लाल नहीं हटा सकता, जब भी उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, तब हमारे चुनावी दृष्टि से हमारा लाभ हुआ। तो मुझे लगता है कि ये साफ राहुल गांधी जी को पैटर्न समझना चाहिए कि ये जो झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का और अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए जो राजनीति वो करते हैं, उससे रिवर्स पोलराइजेशन बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि जो बाकी जनता बैठी है वो भी तमाशा देख रही है, और आज के डेट में तो सब अपने हाथ पे जो है सारी डिटेल फोन के माध्यम से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनका पॉलिटिकल टैक्टिक है, फेल्ड टैक्टिक है, पर वो समझने और सुधरने के लायक व्यक्ति शायद नहीं है। वो अपना जो कर रहे हैं करें। मोदी जी का मॉडल है विकास करना, मोदी जी का मॉडल है सबको साथ लेके चलना, मोदी जी का मॉडल है देश दुनिया में
भारत का नाम ऊंचा हो उसकी चिंता करना। मोदी जी का ये मॉडल है कि सामने वाला नजर उठाए तो मुंह तोड़ जवाब भी पड़ोसी देश को देना। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, देश की जनता उनके पीछे दीवानी है और हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा नेता हमारे बीच में है। ऋतुराज सर, थोड़ा बिहार की राजनीति पर आते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का राज वर्सेस एनडीए का, क्योंकि कंपैरिजन होगा तो दो अलग अलग विचार का ही लोगों का होगा। एनडीए ने काफ़ी कुछ काम किया, लेकिन जो एनडीए के ऊपर एक पीके फैक्टर आज आके बोल रहा है कि एनडीए ने रोजगार नहीं दिया। नहीं, देखिए बात यह है कि किसी भी व्यवस्था पे टीका टिप्पणी करना सर्वाधिक आसान होता है ना। आप अपना गांव में मकान बढ़िया बनवाइए, बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आके टीका में ना तनी साई जो है ठीक रहता तो तनी वो वाला ठीक रहता। तो आपने कितना परिश्रम किया, पहले क्या था आज क्या बन गया, उसको समझे बिना अपना कोई एक चुटका लगा के वो चले जाते हैं। वही चीज सरकार में भी होती है। बिहार 2005 में कहां था? 0% ऑलमोस्ट ग्रोथ रेट था। बिहार में कंप्लीट दिशाहीनता थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनलाइजेशन था। एक मिनट से ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनलाइजेशन? देखिए, दो तरह का कानून व्यवस्था की समस्या होती है। एक समस्या होती है जो आम लॉ एंड ऑर्डर इशू किसी भी शहर, किसी भी प्रदेश, किसी भी जगह होता है। जमीन झगड़े झंझट हो गया जमीन के ऊपर, इंडिविजुअल गोली चल गई, यू नो छीना झपटी हो गई, या कोई इस तरह का वातावरण हो गया। वो नेचुरल है, सोसाइटी है, तो हर एक तरह के लोग होगा। समस्या तब आती है जब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो जाता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कब कहते हैं? कि जब बिहार ने एक ऐसा कालखंड देखा जब डॉक्टरों की चोरी की हुई गाड़ी सीएम आवास से बरामद होने लगी, जब अपहरण के बाद रैंसम का सेटलमेंट मुख्यमंत्री खुद बैठ के अपने लॉन में करने लगे कि लड़का लोग उठा लिया है, अरे कुछ दे दीजिए। जब शादी ब्याह में आपने बिहार के गाड़ी के शोरूम से लेके, सोनार का शोरूम से लेके, कपड़े के शोरूम तक को लूट लिया कि मुख्यमंत्री जी के घर में शादी है। जब एक क्रिमिनल टेररिस्ट एलिमेंट शाहबुद्दीन को इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो एक आईपीएस ऑफिसर को झापड़ मार सकता है, थप्पड़ मार, और एक आईपीएस ऑफिसर के घर पे गोली चल सकती है, जब एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी का शोषण होता है लगातार 18 महीने, जब तस्लीमुद्दीन को संरक्षण मिलता है, ये सब कब होता है? जब जो राज्य का मुखिया हो वो उसको बैकिंग दे रहा हो। यह है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनलाइजेशन। यह दौर बिहार ने देखा है। कानून व्यवस्था की घटनाओं को इससे नहीं कंफ्यूज करना चाहिए। क्या नीतीश कुमार को आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक टेररिस्ट एलिमेंट, क्रिमिनल एलिमेंट का बचाव करेंगे कि डीएम साहब, एसपी साहब इस पे कार्रवाई मत करो? सवाल ही नहीं उठता। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नीतीश कुमार के घर में कोई जाके जो है फिरौती का सेटलमेंट हो जाए, या नीतीश कुमार जी का लड़का जो है घूम जाए जो है कट कमीशन और दुकान लूटने के लिए बिहार में? संभव नहीं। तो कैसे तुलना करते हैं लोग? ये तो हमको थोड़ा सा दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। सो आई थिंक कि बिहार जो है एक केस स्टडी है। 1947 में आजाद हुआ देश, पहले 13-15 साल बिहार के आप देखिए, लगभग 65 तक सर्वाधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टेट, जमींदारी पहले हटाने वाला राज्य। देवघर में श्री बाबू पिछड़े वर्ग के लोगों को लेके बाबा धाम घुसे, सामाजिक समरसता का मैसेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेज लोग आते थे तो बिहार के बारे में लिखते थे, मोस्ट वेल एडमिनिस्टर्ड स्टेट ऑफ द कंट्री बिहार। यह है बिहार का पहला कालखंड।
दूसरा कालखंड शुरू होता है समाजवादी विचार जब आया और पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, महामाया प्रसाद सिन्हा उसके सीएम हुए। फिर कर्पूरी जी का जमाना आया और ये दूसरा कालखंड जेपी आंदोलन तक आप पकड़ सकते हो कि एक सोशल स्ट्राइफ बिहार में, अधिकारों की लड़ाई और लोहिया जी के अधिकारों की। लोहिया जी का समाजवाद क्या कहता है? सबको समान अधिकार मिले, ये लोहिया जी का समाजवाद है, जात के आधार पे नहीं। लोहिया जी का क्या समाजवाद है? वो कहता है सबको समान अधिकार, मैं अंग्रेजी मीडियम हूं या हिंदी मीडियम, मुझे नौकरी का अवसर मिले, मैं गांव वाला हूं कि शहर वाला, मैं महिला हूं या पुरुष, मैं अगड़ी या पिछड़ी किसी समाज से हूं, मुझे मिलना चाहिए। तो समान अवसरों के लिए व्यवस्था लोहिया जी ने सोची। सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम। अब ऐसे में सर एक विचार ये भी है कि मोदी जी का जो 2047 का विजन है उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा बहुत आता है, बट हम लोग भी चूंकि बिहार पर चर्चा कर रहे हैं, बिहार को हम डेवलप अप कैसे? आपने बताया कि चलिए हमने फाउंडेशन तैयार किया। मेरा भी मानना है कि जैसे बुर्ज खलीफा बनता है तो हमें हाइट दिखती है, लेकिन नीचे का फाउंडेशन तैयार करने में भी काफी टाइम लगा होगा। इतने दिन के सरकार में एनडीए ने एक फाउंडेशन तैयार कर दिया, अब इलेक्ट्रिसिटी है, सड़कें हैं, सब कुछ है। अब यहां से आप लोगों के पास क्या प्लानिंग है? आप कैसे बिहार को आगे ले जाने का सोच रहे हैं? देखिए, किसी भी इलाज सोचने से पहले ना बीमारी का डायग्नोसिस सही होना चाहिए। बिहार का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डिपेंड करता है कि आपका उस पर क्या विचार है। मेरे दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा चैलेंज है गरीबी। बिहार की जीडीपी ग्रो कर रही है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी, नीतीश जी बनवा रहे हैं, बिहार में सामाजिक अधिकार की जो चीज़ें हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात है, महिलाओं का आरक्षण देने की बात हो या रोजगार, सरकारी नौकरी देने का बात हो, सारी चीज़ें हो रही हैं। पर बिहार का आज के डेट में आने वाले 10 साल के लिए क्या प्रॉब्लम है? हम देश के अभी भी सबसे गरीब राज्य हैं। आज पिछले 5 साल में नहीं हुए, 1980 के दशक से बिहार, पिछले 50 साल से बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक रहा है। आज सबसे गरीब राज्य है प्रति व्यक्ति आय के मापदंड पे। बिहार में 2,70,00,000 घर है, परिवार है, जिसमें से 1,70,00,000 परिवार 10,000 रुपया भी प्रतिदिन का, प्रति माह का नहीं कमा पाते। 5 आदमी, 6 आदमी का परिवार 10,000 में कैसे रहता है, इसकी कल्पना आप भी कर सकते हो। नंबर 1 चैलेंज है कि हम अपनी गरीबी का इलाज ढूंढें, और ये जो है बाहरी विचार से नहीं होगा, हमको अपना मॉडल ढूंढना पड़ेगा, अपना इकोनॉमिक मॉडल। देखिए, मैं जो बात कह रहा था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी सही डायग्नोसिस होना शुरू है। डायग्नोसिस क्या है? बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? गरीबी। नीतीश कुमार जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। पिछले 20 साल में बिहार जहां था और जहां है उसमें अमूलचूल परिवर्तन है, और हर एक रूप से परिवर्तन है। हमको सड़कें और पुलें दिख जाती हैं, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दिख जाते हैं, लेकिन बड़ा परिवर्तन, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, महिला, जैसे आधी आबादी महिलाओं के बीच में उन्होंने जो काम किया है, वो बच्चियों को साइकिल देके, फ्री एजुकेशन देके उनको घर से बाहर निकालने की बात हो, या बाद में उनको रोजगार में रिजर्वेशन देने की बात हो, या पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं के लिए आरक्षण करके उनको जनप्रतिनिधि बनाने की बात हो, या जीविका दीदी के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की बात हो, हर एक स्तर पे नीतीश कुमार जी ने बड़ा काम किया है, हर एक क्षेत्र में काम किया है। पर आज भी जो हमारी प्रॉब्लम अगले 10 साल के लिए है वो है कि बिहार अभी भी देश का सबसे गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड पे हम सबसे पीछे हैं। हमारी सॉल्यूशन क्या है इसकी सॉल्यूशन हमको बिहार में ढूंढनी पड़ेगी। क्या सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन? मुझे नहीं लगता कि एक कल्पना है, फैक्ट्री लगनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, पर क्या
आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में और हाई ऑटोमेशन के ज़माने में अगर आप एक बड़ी स्टील फैक्ट्री भी लगाते हो, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 2-4-5 हज़ार लोग। सीमेंट फैक्ट्री लगा दोगे, 2-4-5 हज़ार लोग। हमको थोड़ा अलग सोचने की जरूरत है, जो कि बिहारी इसमें एक्सपर्ट रहे हैं, है ना? बिल्कुल। आप ऐसे समझो कि बिहार में करीबन 13-14 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ लोग लेबर फोर्स हैं जो काम करने के उम्र में हैं। उसमें से 3 करोड़ लोग कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए। तो जब तक कृषि का इलाज नहीं होगा तब तक कुछ इलाज बिहार में नहीं होगा। जब तक किसान नहीं कमाएगा तब तक बिहार की आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती। सीधी सी बात है। अब किसान कैसे अधिक कमाए? बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है छोटी लैंड होल्डिंग, मार्जिनल फार्मर, जो क्षेत्रफल एक किसान के पास जितनी जमीन जोतने के लिए बहुत कम है, बहुत कम है ना? तो हमको कहीं ना कहीं लैंड होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगी? एफपीओज बना के, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के। हमारी दूसरी प्रॉब्लम, बिहार में 10 लाख एकड़ जमीन फैलो लैंड है जहां पे जुताई नहीं हो रही। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, जमुई, गया, ऐसे कई जिले हैं जहां पे इरिगेशन का प्रॉब्लम है, सिंचाई के लिए जल का समस्या है। हमारे करीबन 15 जिले ऐसे हैं नॉर्थ बिहार के जहां पे बाढ़ की समस्या है कि उपज जो है 6 महीना तो पानी के नीचे चला जाता है। तो लैंड होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। इरिगेशन ग्रिड जो हमारा है, बाढ़ और सुखाड़ की जो प्रॉब्लम है, इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो हमारा किसान है, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्या आपको पता है कि देश में जितने एग्रीकल्चर के टूल्स होते हैं, औजार, पंप, इस तरह का हार्वेस्टर या इस तरह का जो सामान जो कृषि को प्रोडक्टिव बनाने के लिए होता है, बिहार में सबसे कम उपयोग होता है, जबकि बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है। और आते हैं बिहार के किसान को ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमारा 75% जमीन राइस और व्हीट उगाता है, अनाज उगाने में है, दलहन उगाने में है। हमको अपने फार्मिंग को शिफ्ट करना पड़ेगा कैश क्रॉप की ओर, सब्जी, फल। फूड पार्क्स की आवश्यकता है, मतलब आने वाले समय में। फूड पार्क नहीं, जो हम उपजा रहे हैं उसका मार्केट एक्सेस बनाने की जरूरत है, मल्टीपल इनकम फार्मर बनाने की जरूरत है। तो मोदी जी, हम एमएसपी की बात करते हैं। नहीं, मैं आ गया। मैं मोदी जी तो सोच रहे थे, किसान बिल लेके आया, इस देश के विपक्ष ने बोला यही तो प्रॉब्लम है, किसान आगे चला जाएगा तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा, तो किसान बिल को हटाते हैं। जिसकी बात महेंद्र टिकैत जी कर रहे थे, वो बिल नहीं, मैं आपको बताता हूं, वो तो प्योरली पॉलिटिकल। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। क्या आपको पता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पंजाब के किसान राइस और व्हीट उगाते हैं, उसका 90% एफसीआई खरीद लेता है। बिहार के किसान कितना खरीदता है? 10% भी नहीं खरीदता। 10% भी कहां बचा? मतलब उनकी उपज का 90% खरीद लेता है, हमारी उपज का 10% भी नहीं खरीद पाता। हमारे यहाँ किसानी में वेयरहाउसिंग की प्रॉब्लम है। हमारे किसान ड्यूअल इनकम, मल्टीपल इनकम के नहीं है। मैं उसका एक तरीका आपको बताता हूँ। मैंने इसका नाम रखा है एमएसपी, पर मिनिमम प्राइस वाला एमएसपी नहीं। हमारे किसान को, चूंकि जमीन छोटा है, किसानी के साथ एमएस या पी में से एक चीज तो करनी ही पड़ेगी। एम यानी मिल्क इकोनॉमी, पशुपालन, डेयरी सेटअप में आप आइए। एस यानी सोलर पावर, अपनी खेत के साथ साथ सोलर पावर की व्यवस्था करिए। पी यानी पॉन्ड, यानी फिशरी में जुड़िए। अगर ये हम सोच लाएंगे तो कहीं ना कहीं किसानी में आय डबल होगी। जब तक बिहार का किसान डबल नहीं कमाएगा तब तक बिहार में गरीबी नहीं जाएगी। ये मेरी सोच है। नहीं, मैं ये देखिए,
क्या है कि इंटरव्यू और पॉडकास्ट में क्या बात होती है ऋतुराज सर, सबसे बड़ी बात की पॉलिटिक्स तक ही लोग सीमित रहते हैं, पर मैं चाहता था सॉल्यूशन, क्योंकि लोग सॉल्यूशन के नाम पे जो आपने कहा आयातित सोच वाले क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम गिनाते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में सरकारी रोजगार हो, मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे कि बिहार में प्रति वर्ष जो लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, जो नए युवा रोजगार ढूंढने के लिए घर से निकल रहे हैं, उनकी आबादी करीबन 20 लाख है जी। और पूरे बिहार सरकार में चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक जितने पद हैं सबको जोड़ लिया जाए तो 23 लाख पद हैं जी। तो क्या ये 23 लाख पदों में 20 लाख युवा हर एक साल समायोजित हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो ये जो पूरी लड़ाई चल रही है कि सबको सरकारी रोजगार दे दो, ये तो बच्चा भी बताएगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोग समझते हैं कि हम आरक्षण विरोधी हैं। मैं कहता हूं 100% आरक्षण दे दो, तब भी पॉसिबल नहीं है ना, तब भी पॉसिबल नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि हमारी पाई में भागीदारी कितनी हो, मुद्दा यह है कि ये पाई कैसे और बड़ी हो ताकि सबके लिए जगह बने। लोहिया जी का समाजवाद। तो मेरा ये मानना है कि बिहार को बड़े तर्ज पे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और वो इकोनॉमिक पॉलिसी खाली सरकारी जॉब दे देने से समाधान नहीं होने वाला। मैं दूसरी बात बताता हूं, बिहार में इंडस्ट्री लगे, पर खाली इंडस्ट्री समाधान नहीं होगा। बिहार में समाधान तब होगा जब हम अपनी किसानी के आय को डबल करने की सोच बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, स्वरोजगार। हर एक पंचायत में 10 युवा जब खड़ा होगा रोजगार के लिए, दूसरों को रोजगार देने के लिए, तब यह समस्या का समाधान होगा। उसके लिए हमको उनको आर्थिक सहयोग देना पड़ेगा। इस पूरे पॉडकास्ट में हमने बिहार के हर प्रकरण को डिस्कस किया, लेकिन एक जो मेरे मन के अंदर आता है, क्योंकि मुझे भी विवश होकर पलायन करना पड़ा, मैं आज वाले वापस बिहार आ गया, वो है सर, शिक्षा से लेकर के रोजगार के लिए पलायन होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो वापस आ सकता है पढ़ के रोजगार जनरेट करने के लिए। डर, क्राइम, फियर फैक्टर और पूरा 80s और 90s में जो एक बिहार के अंदर हुआ, जो माहौल क्रिएट करके, उस फियर फैक्टर का इलाज क्या है सर? देखिए, इलाज तो वोट है। वोट बिहार को चॉइस करना है। 2025 का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट का चुनाव है। 90 में बिहार ने सामाजिक न्याय को चुना सब चीजों के ऊपर। लालू जी को लाए, लालू जी ने सामाजिक न्याय में काम तो किया, पर बिहार का सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन भी कर दिया 15 साल में। फिर बिहार ने एक टर्निंग पॉइंट चुना 2005, बटन दबाया, बोला कि अब सामाजिक न्याय के साथ साथ हमको सिस्टमैटिक विकास चाहिए। तो नीतीश बाबू आए और 20 साल में उन्होंने काम किया। अभी 25 फिर चुनाव जो है टर्निंग पॉइंट है। यह चुनाव है कि बिहार विकसित भारत का अंग बनेगा, टॉप गियर में डबल इंजन की सरकार के साथ आगे जाएगा, या बिहार रिवर्स गियर लगा के फिर वही अगड़ा पिछड़ा, बुरा बाल हटाओ, आरक्षण और उन्हीं सब विषयों में जो 90 के दशक के प्रमुख विषय थे, उन्हीं में लटपटा के बिहार अपना भविष्य बर्बाद करेगा। तो बिहार की जो जनता है, इस पे मुझे बहुत विश्वास है। बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकली जागरूक जनता है। वो जानती है कि काम करने वाले लोग कौन हैं और भ्रम फैलाने वाले लोग कौन हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता सही चयन करेगी और इस टर्म में जो मोदी नीतीश की सरकार आएगी, हम सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय कैसे हो, क्योंकि सामाजिक न्याय बिना आर्थिक न्याय के इनकम्प्लीट है। जब कोई सामाजिक न्याय काम का नहीं है जब तक गरीबी का दंश समाज के एक बड़े तबके को जकड़ के रखे हुए। तो आर्थिक न्याय का जो मॉडल है, जो नीतीश जी का मॉडल है, मोदी जी का मॉडल है, कि सबसे गरीब आदमी के पास भी अपना घर हो, घर में पानी का कनेक्शन हो, उसके पास एक चूल्हा हो,
उसके पास बिजली हो, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो निःशुल्क, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आयुष्मान योजना से 5 लाख का इलाज, हर एक सिस्टमैटिक तरीके से अंत्योदय का जो काम मोदी नीतीश ने किया है, इस काम को अब तीव्रता से इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर ले जाने का समय आ गया है। आर्थिक न्याय का डबल इंजन ग्रोथ हम देखेंगे 25 के चुनाव के बाद। ऋतुराज सर, इट वाज अमेजिंग मतलब आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा, और जिस प्रकार से आपने बिहार के मतलब इन डेप्थ बिहार को एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों को। सर, एक आखिरी चीज़ आपसे पॉडकास्ट समाप्त करूं उससे पहले पूछना चाहता हूं, इस बार आप लोगों का भी तो अपना फीडबैक होता होगा ना, कहाँ एनडीए खड़ी है आपके हिसाब से? देखिए, बिहार सही मायने में, मैं जो घूम के अभी देख रहा हूँ अन्य अन्य जिलों में, एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के काम से बिहार संतुष्ट है बाय एंड लार्ज, और बिहार जानता है कि मोदी जी के साथ चलेंगे तो जो सहयोग चाहिए केंद्र सरकार का वो भी मिलता रहेगा। तो मैं अभी जो जनता का मूड आंक पा रहा हूं, मुझे तो ये क्लियर दिखता है कि एनडीए को एज है, दिखता है। पर जो सीट की बात होती है वो तभी बिहार में स्पष्ट होती है जब टिकट डिक्लेयर होगा। बिल्कुल, कौन बनाम कौन चुनाव लड़ रहा है। क्वेश्चन वाज दैट ओनली कि एनडीए में सब ऑल ओके है ना? एनडीए में मुझे नहीं लगता कि कोई भी विरोधाभास आपको पब्लिकली भी दिखा होगा। अभी एनडीए की रैलियां हर एक विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं, और आप देखेंगे कि एक संगठित रूप से सारी पार्टियां काम कर रही हैं। तो हमारे अंदर कोई समस्या नहीं है, समस्या सामने में है जिसकी चर्चा आप लोग कम करते हैं। नहीं, हम तो करते हैं हम तो हमेशा करते हैं, लेकिन उसके बारे में एक्चुअली मतलब नहीं बनता था आपसे प्रश्न पूछने का। लेकिन ऋतुराज सर, आपने इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया बिहार के बारे में, बिहार की सामाजिक संरचना के बारे में, बिहार का पास्ट कैसा था, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझे आपसे बात करके सही में बहुत आनंद हुआ, और ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप जो है शाहबाद के हैं और आप इतना अच्छा कर रहे हैं। एंड आई एम ग्लैड कि बिहार में भी इस लेवल के पॉडकास्टर्स हैं जो बिहार की बात देश और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सर, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तो जय श्री राम वाला हूँ, हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ।